बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटे आज हम आइसोमेरिज्म के टॉपिक में सेकंड कैटेगरी ऑफ आइसोमर्स को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और आपके सामने जैसा कि यहाँ पे बोर्ड पे मेंशन है, ये है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इससे पहले हमने स्टीरियो आइसोमर्स को पढ़ा था और स्टीरियो आइसोमर्स में आपके पास दो टाइप्स होती हैं। एक को कहा जाता है ऑप्टिकल आइसोमर्स और दूसरे को कहा जाता है ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। लेकिन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के लिए आपके पास बेटा 5 डिफरेंट टाइप्स हैं। तो मैं वन बाय वन इन पांचों टाइप्स को जो है वो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ और फिर हम इसकी डिटेल को जो है वो देखेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मे बी कॉल्ड एज चेन आइसोमर, दे आर पोजीशन आइसोमर, दे आर functional group isomer, they are metamers and the phenomena is known as metamerism, and last one is TAUTO, they may be tautomer and the phenomena is called as tautomerism। तो ये आपके पास बेटे 5 तरह के जो है वो आइसोमर्स होते हैं जिन्हें नाम दिया जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आपको मैं ब्रीफली हर एक आइसोमर की एक छोटी सी डेफिनेशन बता दूंगा और उसके साथ में उसकी एग्जांपल बता दूंगा। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पेपर का और इस शॉर्ट क्वेश्चन में आपने इसकी डेफिनेशन एंड एग्जांपल ही लिखनी होती है। अच्छा, इसके अलावा पेपर में आपको कोई फार्मूला भी दे दिया जाता है और आपसे डिमांड की जाती है कि इस फार्मूला को सॉल्व करते हुए इन आइसोमर्स में से कोई सा भी एक आइसोमर जो है वो ड्रॉ कर दें। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से आइसोमर्स जो हैं वो आपके पास बनाए जा सकते हैं। नंबर 1, चेन आइसोमर। चेन आइसोमर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट number of carbon atoms present in longest carbon chain called as chain isomer। फॉर्मूला है C5H12। इस C5H12 के हम चेन आइसोमर ड्रॉ करेंगे। बेटा चेन आइसोमर का मतलब ये है कि आप सबसे पहले CH3, CH2, CH2, CH2 एंड CH3, 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 + 2 5 7 9 9 + 3 12 हाइड्रोजन। अगर आप इसे लिखें तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा आपके पास N पेंटेन। इसी तरह अगर आप बेटे यहाँ पर लिखें CH3, CH2, CH2, यहाँ पर आप इसे CH3 लिख दें। कार्बन चेन को 4 कार्बन चेन के ऊपर कन्वर्ट कर दें। सेकंड कार्बन से एक हाइड्रोजन स्किप करें और यहाँ पर आप इसको लिख दें एज CH3 ब्रांच। पहले 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन थी, अब आपके पास बेटे 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन गई है। ये मैक्सिमम कार्बन्स हैं जो कंसेक्टिवली अटैच हैं और अगर ये स्ट्रेट चेन कार्बन चेन कंसिडर की जाए तो ये 5th कार्बन आपका ब्रांच है। तो ये आपके पास एक नया स्ट्रक्चर बनेगा। अगर सेकेंड कार्बन पे ब्रांच हो तो हमने मैट्रिक में भी ये सीखा था, इस कंपाउंड का नाम होगा आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन है, 3 6 7 8 9 + 3 12 हाइड्रोजन है, यानी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 ही है। द लास्ट वन आपके पास बेटे अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए तो इट कैन बी रिटन एज CH3 कार्बन एंड CH3। 4 की बजाय हमने 3 कार्बन की चेन बना दी और इसमें सेकंड कार्बन पे एक CH3 ऊपर और एक CH3 ग्रुप नीचे अटैच कर देते हैं
तो बेटा आपके पास ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसमें 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है और सेकंड कार्बन पे 2 ब्रांचेस हैं, तो आपका मॉलिक्यूल बन जाएगा नियोपेंटेन। ये तीनों मॉलिक्यूल एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, दे आर नोन एज चेन आइसोमर्स। क्यों? क्योंकि ये सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं किसमें? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अंदर। उम्मीद है कि आपको ये वाली बात यहाँ पे इस एग्जांपल से क्लियर हो गई होगी। सेकंड चलते हैं जी। इसी तरह अगर हम सेकंड कंडीशन को देखें तो ये आपके पास है पोजीशन आइसोमर। डिफाइन करेंगे अ कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ। अच्छा, अब मैं इसको स्पेसिफिक लिख देता हूं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एक्स यानी हेलोजन, OH यानी कि अल्कोहल, NH2 यानी कि अमाइन। इसके साथ डैश लगा दें, इसके साथ डैश लगा दें, इसके साथ डैश लगा दें, क्योंकि ये रेडिकल्स हैं, फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अगर डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, हेलोजेंस हो, OH ग्रुप अल्कोहल हो, अमाइन NH2 ग्रुप हो और इनकी पोजीशन चेंज हो ऑन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो बेटे ऐसे आइसोमर्स आपके पास कहलाएंगे पोजीशन आइसोमर। इसमें यह बात याद रखनी है आपने कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन है वो आपके पास सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। कि अगर आपने एक स्ट्रक्चर 4 कार्बन चेन का बनाया है तो दूसरा स्ट्रक्चर भी 4 कार्बन चेन का ही होगा। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि उस स्ट्रक्चर में पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप आपके पास चेंज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं डबल बॉन्ड के हिसाब से मिसाल दूं आपको, एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। हाउ मेनी कार्बन आर देयर? 1 2 3 4। 4 कार्बन है तो बेटा ये हो जाएगा ब्यूट। अब हाइड्रोजन्स काउंट करें तो 3 + 2 5 6 6 + 2 8। अगर फार्मूला हो C4H8 या डबल बॉन्ड हो तो इसकी एंडिंग किस पे होगी? ब्यूटीन, ENE। इसी फार्मूला को अगर लिखा जाए तो हम इस फार्मूला को यूँ भी लिख सकते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड अगेन CH3। अब अगर आप इसका फार्मूला देखें तो ये भी 4 कार्बन है और 3 + 1 4 5 और 5 + 3 8 हाइड्रोजन है। अगर 4 कार्बन है तो ये भी आपके पास क्या होगा? ब्यूट, और डबल बॉन्ड है तो ये भी क्या हो जाएगा? ईन, ब्यूटीन। ये भी ब्यूटीन है, ये भी ब्यूटीन है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड मौजूद है ऑन फर्स्ट कार्बन तो इट विल बी 1 ब्यूटीन, और ये क्या है? यहाँ डबल बॉन्ड मौजूद है ऑन सेकेंड कार्बन देन इट विल बी 2 ब्यूटीन। तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे स्विच कर जाए तो ऐसे आइसोमर आपके पास क्या कहलाएंगे? पोजीशन आइसोमर। इन पोजीशन आइसोमर्स के अंदर क्या होगा? आपके पास डबल बॉन्ड पहले फर्स्ट कार्बन पे था और फिर उसके बाद डबल बॉन्ड कहाँ पे आ गया है? सेकंड कार्बन पे, लेकिन कार्बन चेन जो है वो आपके पास मैक्सिमम 4 कार्बन है। इसी तरह अगर मैं फॉर एग्जांपल हेलोजन के हिसाब से लिखूं तो कंपाउंड का फॉर्मूला मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं और मैं इस 3 कार्बन चेन के ऊपर मैं फर्स्ट कार्बन पे एक क्लोरीन लगा देता हूँ। कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1 क्लोरो और सारे का सारा सिंगल बॉन्ड है तो ये बन जाएगा प्रोपेन। अगर यही मॉलिक्यूल मैं दोबारा से ड्रॉ करूं लेकिन अब की बार मैं क्लोरीन की पोजीशन को सेंटर में लिख दूं तो ये बन जाएगा बेटे आपके पास 2 क्लोरो और एंडिंग क्या होगी इसकी? प्रोपेन। तो 1 क्लोरोप्रोपेन या 2 क्लोरोप्रोपेन ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पोजीशन आइसोमर है। और इसको पोजीशन आइसोमर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कार्बन चेन की जो लेंथ है वो चेंज नहीं हो रही, सिर्फ पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप जो है बेटा वो आपके पास चेंज हो रही है। इसी क्लोरीन की जगह अगर मैं OH लगा देता हूँ तो OH की वजह से ये बन जाएगा 1 प्रोपानोल, और अगर OH सेकेंड कार्बन पे आ गया तो ये बन जाएगा 2 प्रोपानोल,
और अगर NH2 लगा दूं तो ये बन जाएगा 1 अमाइनो प्रोपेन, और अगर यहाँ सेकंड कार्बन पे NH2 लगा दूं तो ये बन जाएगा 2 अमाइनो प्रोपेन रिस्पेक्टिवली। तो ये आपके पास एक क्राइटेरिया है जिसमें कार्बन चेन की लेंथ तो सेम रहती है, लेकिन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हेलोजन, OH या NH2 ग्रुप चेंज हो जाती है। इस फिनोमेना का नाम होता है पोजीशन आइसोमर। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट में हम तीसरा क्राइटेरिया देखते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर को अगर डिफाइन करें तो बेटा इसकी डेफिनेशन होगी अ कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स present in their molecules। तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे। इस कैटेगरी में 3 तरह की एग्जांपल्स आती हैं। एग्जांपल 1 है आपके पास अल्कोहल एंड ईथर। एग्जांपल 2 है आपके पास एल्डिहाइड एंड कीटोन। एग्जाम्पल 3 है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। ये ऐसी एग्जाम्पल्स हैं कि इन तीनों में आपके पास कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो तो सेम होगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है ये आपके पास जो है वो चेंज हो जाएगी। यानी एक केस में फंक्शनल ग्रुप कुछ और है और दूसरे केस में फंक्शनल ग्रुप कुछ और है। चलिए हम अगर पहली एग्जांपल देखें तो बेटा पहली एग्जांपल में फॉर्मूला है C2H6O। इस C2H6O को अगर ड्रॉ किया जाए तो इसका फॉर्मूला लिखा जा सकता है लाइक CH3CH2OH। 2 कार्बन है, 3 + 2 5 + 1 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। इस फॉर्मूला का नाम होगा एथानोल। ये अल्कोहल है, लेकिन अगर इसी स्ट्रक्चर को बेटे आप चेंज करें और इसका फॉर्मूला कुछ यूँ लिख दें कि ये बन जाए CH3 ऑक्सीजन एंड CH3, तो बेटा आप फोकस करें कि यहाँ पे 2 कार्बन हैं, 3 + 3 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला होता है डाईमीथाइल ईथर। तो एक में जो फंक्शनल ग्रुप है बेटा वो है OH और दूसरे में फंक्शनल ग्रुप क्या है, ऑक्सीजन। तो इस तरह से ये 2 फंक्शनैलिटीज़ के साथ आपके पास जो है ये कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह आपके पास बेटा एक और एग्जांपल जो है वो अगर लिखूँ मैं यहाँ पर, ये है जी C3H6O। ये एग्जांपल स्पेसिफिक है फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। वो कैसे, पहले मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ एल्डिहाइड का। फॉर्मूला बन जाएगा CH3, फिर आ जाएगा CH2, फिर आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH। काउंट करें 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 + 2 5 + 1 6, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन। 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड जो है इसका नाम होता है प्रोपेन और एन के आखिर में AL आ जाता है, प्रोपनल। प्रोपनाल भी बोलते हैं और प्रोपनल भी। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, C डबल बॉन्ड O और साथ में क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड OH। इसी का अगर दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए तो बेटा इसको यूं भी ड्रॉ किया जा सकता है, ये है जी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। यानी 3 कार्बन हैं, 3 + 3 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन। इस केस में क्या होगा कि ये कार्बोनाइल जो सेंटर में मौजूद है ये लेफ्ट एंड राइट कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, तो ये बन जाएगा कीटोन। तो अगर 3 कार्बन हो तो 3 कार्बन वाला कीटोन कहलाता है प्रोपानोन। तो अब क्या होगा, इसका फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, इसका फंक्शनल ग्रुप आपके पास क्या है, एल्डिहाइड। तो 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से आपके पास ये स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा कैटेगरी में आएगा जिसको हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहेंगे। सबसे लास्ट में है बेटे आपके पास एसिड एंड एस्टर। एसिड एंड एस्टर के लिए आपके पास अगर फॉर्मूला जो है वो डिस्क्राइब किया जाए तो ये कुछ हो सकता है C2H4
O2। चलिए मैं इस C2H4O2 को ड्रॉ करता हूँ। पहले मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ और उसके बाद फिर मैं एस्टर का स्ट्रक्चर। मिसाल के तौर पर फॉर्मूला है CH3 C डबल बॉन्ड O OH। चलिए काउंट करते हैं, यहाँ पे कितने कार्बन है 1 और 2 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं 3 + 1 4। ऑक्सीजन कितने हैं 1 और 1 2। इस फॉर्मूला को हमने बड़ा फेमसली स्टडी किया है और प्रीवियस लेक्चर्स या क्लासेस में हम इसको पढ़ते आए हैं। इस फॉर्मूला का कॉमन नेम है एसिटिक एसिड या इसका सिस्टमेटिक IUPAC नेम है, इसको बोलते हैं एथेनोइक एसिड। ठीक है जी। अगर इसी फार्मूला से एस्टर बनाया जाए तो बेटे एस्टर का तरीकाकार ये होगा, मैं लिख देता हूँ एक साइड पे हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन। अगर ये कोने वाला ऑक्सीजन इसे हम रिप्लेस कर दें हाइड्रोजन की बजाय CH3 ग्रुप से, यानी ये वाला CH3 ग्रुप मैं वहाँ लगा देता हूँ और इस हाइड्रोजन को मैं पहले लिख देता हूँ, तो बेटा इस ऑक्सीजन के साथ अगर CH3 लिख दिया जाए तो ये फार्मूला आपके पास बन जाएगा एस्टर। इस एस्टर लिंकेज के अंदर आपके पास कंपाउंड का नाम कैसा लिखा जाएगा। एस्टर में ये होता है कि जो ग्रुप इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा होगा, आप इस ग्रुप का नाम पहले लिखेंगे, ये बिहेव करेगा एज अ ब्रांच। ये कौन सा ग्रुप है आपके पास, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, इसको नाम दिया जाएगा मीथाइल। बाकी कितने कार्बन रह गए, एक कार्बन रह गया, तो बेटा एक कार्बन का जो एसिड होता है उसके हिसाब से नाम लिखा जाएगा। अगर ये फॉर्मिक एसिड है तो ये एस्टर होने की वजह से नाम में आ जाएगा फॉर्मेट, इसका नाम बन जाएगा मीथाइल फॉर्मेट, ये एस्टर का नाम है। अगर फॉर्मेट नहीं लिखना है, सिस्टमेटिक या IUPAC नेम लिखना है, तो बेटा इसका नाम हो जाएगा आपके पास मीथाइल और फॉर्मेट को हम लिख देते हैं मेथानोइक एसिड, तो इसको हम लिख देंगे मिथेनोएट। मिथेनोएट आपके पास बेटा कंडीशन जो है ये किसी भी एस्टर के लिए ATE के नाम के ऊपर एंडिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह का जो क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया में आपके पास बेटा एक मॉलिक्यूल एसिड है और दूसरा मॉलिक्यूल क्या है एस्टर। एसिड का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है C डबल बॉन्ड OH और एस्टर का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है C डबल बॉन्ड OR। R का मतलब ये है कि ये आपके पास कार्बन चेन है जो यहाँ पर अटैच होगी। तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाएं तो इस क्लास को क्या कहा जाएगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। समझ आ गई बात की आपको। चलिए हम आगे चलते हैं। उम्मीद है कि अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम या परेशानी फेस नहीं करनी पड़ी होगी। मैं थोड़ा सा ये नीचे वाला पोर्शन इरेज नहीं करता। अगर आप लोग नोट करना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, तो आप इस नीचे वाले पोर्शन को लिख लीजिएगा। मैं थोड़ी देर में इसको फिर इरेज कर दूंगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है बेटा, नेक्स्ट आपके पास कैटेगरी है, इसे नाम दिया गया है मेटामेरिज्म। मेटामर्स क्या होते हैं, ये आपके पास ऐसा कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ carbon atoms across functional group। जो फंक्शनल ग्रुप होगा उस फंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम है बेटे वो अनइक्वल हो जाएगी, और अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसको हम नाम देते हैं मेटामर। इसमें एक कैटेगरी ऑफ कंपाउंड जो है जो कि रिप्रेजेंटेशन देते हैं वो कीटोन है, जबकि दूसरी कैटेगरी होगी उसको हम नाम देते हैं ईथर्स। तो ईथर्स एंड कीटोन्स में आपके पास मेटामेरिज्म का फिनोमेना डिस्कस किया जाएगा। मैं ये नीचे वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ। ओके, अब हम एक एक एग्जांपल दोनों की देख लेते हैं। ईथर क्या है और कीटोन क्या है, इनका फॉर्मूला जो है वो क्या होगा। पहले हम कीटोन की एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर्मूला है C5H10O। ये आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करते हैं। एक स्ट्रक्चरल फार्मूला ऐसा हो सकता है कि जिसमें 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन एक साइड पे, सेंटर में C डबल बॉन्ड O आ जाएगा
और 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन दूसरी साइड पे आ जाए। ये एक सिमेट्रिकल कीटोन है जिसमें सेंटर में कार्बोनाइल है, साइड पे भी 2 कार्बन यानी इथाइल ग्रुप है, इस साइड पे भी 2 कार्बन यानी इथाइल ग्रुप है। कंपाउंड का नाम होगा डाईइथाइल कीटोन। यानी फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट पे भी 2 और राइट पे भी 2 कार्बन। अगर इसी मॉलिक्यूल को मैं दोबारा से ड्रॉ करने की कोशिश करूं, देन वी मे हैव अ चांस कि मैं एक साइड पे क्या कर देता हूं, यहां पर सिर्फ एक कार्बन को ड्रॉ करता हूं, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप, और दूसरी साइड पे मैं कितने कार्बन, 3 कार्बन को ड्रॉ करता हूं। ऐसा मॉलिक्यूल कहलाता है अनसिमेट्रिकल कीटोन। अब अल्फाबेटिकली देखेंगे, ये CH3 ग्रुप है तो मीथाइल है, ये 3 कार्बन है तो प्रोपाइल है, M पहले है और P बाद में है, तो नाम हो जाएगा मीथाइल प्रोपाइल कीटोन। तो इस केस में क्या हुआ कि सेंटर में कार्बोनाइल है और दोनों तरफ बराबर कार्बन है, यहाँ पे कार्बोनाइल कॉर्नर पे है और एक तरफ 1 कार्बन और दूसरी तरफ 3 कार्बन है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, ये आइसोमर्स आपके पास क्या कहलाएंगे, मेटामर्स, और ये फिनोमेना होगा मेटामेरिज्म। इसी तरह अगर आपके पास बेटा ईथर्स की एग्जांपल हो तो मैं लिख देता हूँ C4H10O। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला इसलिए लिख रहा हूँ बेटा, इससे मिलते जुलते फार्मूला पेपर में आते हैं, और अगर आप थोड़ा सा भी जो है वो शार्प होकर स्टडी करेंगे तो पेपर में किसी भी इस जैसे फार्मूला को जल्दी से जज कर लेंगे, ठीक है ना, और जज करके आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। C4H10O, C4H10 का मतलब ये है कि मैं अगर CH3 CH2 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन यहाँ लिख देता हूँ, सेंटर में ऑक्सीजन CH2 CH3 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन यहाँ लिख देता हूँ, तो ये बन जाएगा 4 कार्बन का स्ट्रक्चर, 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, ईथर है, लेफ्ट साइड पे भी 2 कार्बन, राइट साइड पे भी 2 कार्बन, ये बन जाएगा डाईइथाइल ईथर। और इसी का अगर दूसरा स्ट्रक्चर लिखता हूँ तो एक साइड पे 1 कार्बन यानी CH3 और दूसरी साइड पे बेटा 3 कार्बन आ जाएंगे CH2 CH2 CH3, तो बेटा ये वाला स्ट्रक्चर आपके पास बन जाएगा मीथाइल प्रोपाइल, और साथ में क्या आ जाएगा, ईथर। तो अगर ऑक्सीजन जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है ईथर का वो सेंटर में हो और इसके साथ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन हो, तो बेटा ये आपके आइसोमर्स कहलाते हैं मेटामर्स, और इस फिनोमेना को हम मेटामेरिज्म का नाम देते हैं। लास्ट वन में बेटे आपने टॉटोमेरिज्म को या टॉटोमर्स को डिस्कस करना है। मैं ये वाली एग्जांपल अभी रहने देता हूँ, अगर आप नोट कर रहे हैं तो आप इसको नोट कर लें। ओके जी, लास्ट वन, टॉटोमर्स। ये एक डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कंपाउंड है, और इस कैटेगरी ऑफ कंपाउंड में हमारे पास आम तौर पर जो है एक प्रोटॉन का जो है वो जिक्र किया जाता है कि ये प्रोटॉन शिफ्टिंग हमारे पास मुख्तलिफ आइसोमर्स जनरेट करती है। मिसाल के तौर पर जी मैं इसको क्या लिखता हूँ, ये एक ऐसी कहानी है या ऐसा क्राइटेरिया है कि जिसमें सेम हमारे पास क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट different position of hydrogen atom या hydrogen on carbon chain, ये आपके पास बन जाएंगे टॉटोमर्स। इसमें आपके पास बेटा एक क्राइटेरिया जो हम डिस्कस करेंगे वो एल्डिहाइड एंड कीटोन का भी हो सकता है, नहीं एल्डिहाइड एंड कीटोन नहीं होगा। इसमें आपके पास जो क्राइटेरिया हो सकता है वो होगा जी एल्डोल एंड इनोल। एल्डोल एंड इनोल। एल्डोल ऐसी क्लास ऑफ कंपाउंड होती है बेटे जिसमें एक एल्डिहाइड भी होगा और अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप भी होगा, यानी 2 फंक्शनल ग्रुप अगर एक ही मॉलिक्यूल का हिस्सा बन जाएं तो यहाँ पर एल्डिहाइड एंड अल्कोहल की वजह से मॉलिक्यूल का नाम दिया जाएगा एल्डोल। यहाँ पे भी 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे, एक ईन यानी डबल बॉन्ड होगा और एक ओल यानी OH ग्रुप होगा, तो एल्डोल एंड इनोल। चलिए हम इसको ट्राई करते हैं कि ये कैसे होता है, ठीक है जी। अच्छा चलिए इसको हम ठहरे करेक्ट कर लेते हैं।
ये एल्डोल नहीं है, मैंने इसको बुक से एक मिनट देख लिया, ये आपके पास इनोल तो होगा लेकिन बेटे ये आपके पास होगा कीटो एंड इनोल फॉर्म, ठीक है, एल्डोल नहीं है, सॉरी, कीटो एंड इनोल फॉर्म। कीटो फॉर्म का मतलब ये है कि जिसमें कीटोन का फंक्शनल ग्रुप, मैं आसान मॉलिक्यूल लिखता हूँ यहाँ पर, मिसाल के तौर पर फॉर्मूला है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 डाईमीथाइल कीटोन, लेफ्ट साइड पे भी CH3 राइट साइड पे भी CH3, ये बन जाएगा आपके पास बेटा डाईमीथाइल कीटोन। डाईमीथाइल कीटोन में क्या होता है कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ये नेबर में मौजूद हाइड्रोजन को पिक करता है और नतीजे में ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देता है, और कार्बन चूंकि पहले से ही 4 बॉन्ड बना रहा है, 5वां बॉन्ड नहीं बना सकता, तो वो उसमें ज़बरदस्ती होती है कि ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट कर देता है इन फेवर ऑफ ऑक्सीजन, यानी तीनों जगह पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं। हमारे पास एक स्ट्रक्चर ऐसा बनता है कि जिसके अंदर लेफ्ट साइड पे तो CH3 होगा लेकिन राइट साइड पे कार्बन टू ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और इस सिंगल बॉन्ड में ऑक्सीजन का बॉन्ड किससे बन जाएगा, हाइड्रोजन से बन जाएगा, और ये हाइड्रोजन निकलने पे कार्बन टू कार्बन क्या आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और बाकी हाइड्रोजन के साथ क्या, कार्बन के साथ क्या रह जाएगा, 2 हाइड्रोजन रह जाएगा। ये है डाईमीथाइल कीटोन। बेटा ये फार्मूला जो है इसको हम इनोल का फार्मूला कहते हैं, यानी ये 3 कार्बन हैं तो 3 कार्बन से 1 2 3 प्रोपीन, डबल बॉन्ड है प्रोपीन, और आखिर में क्या आ जाएगा, ओल। ओल को हम एडजस्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैं 2 ओल लिख देता हूँ क्योंकि सेकंड कार्बन के ऊपर OH ग्रुप मौजूद है, तो ये बन जाएगा इनोल। इनोल डबल बॉन्ड भी है और साथ में OH ग्रुप भी है, इनोल। अगर इसी स्ट्रक्चर के अंदर यही डबल बॉन्ड दोबारा से अटैक करे इस हाइड्रोजन पे, तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन वापस दे देता है कार्बन को, तो कार्बन टू ऑक्सीजन दोबारा डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे कार्बन टू हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर ये CH2 ग्रुप दोबारा से चेंज होकर CH3 आ जाएगा, और ये OH ग्रुप जो है दोबारा से रिड्यूस होकर यहाँ पे ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O। तो बेटा इस तरह का जो क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया के अंदर हमारे पास एक कीटोन का मॉलिक्यूल होता है और दूसरा बेटे आपके पास यहाँ पे एक इनोल का फार्मूला होता है, मॉलिक्यूल होता है। तो कीटो इनोल फॉर्म में अगर आप फोकस करें तो सिर्फ एक हाइड्रोजन है जो पहले यहाँ कार्बन से ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुआ था, और रिवर्स रिएक्शन में यही हाइड्रोजन दोबारा ऑक्सीजन से कहाँ चला गया है, कार्बन पे चला गया। तो इस किस्म की जो प्रोटॉन शिफ्टिंग होती है, इस प्रोटॉन शिफ्टिंग से जो रिजल्ट आते हैं बेटा ये कीटो इनोल फॉर्म है, इनको टॉटोमर्स का नाम दिया जाता है। होपफुली आपको आज के लेक्चर में इन तमाम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। इन केस अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे बाद में भी जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।